बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड पहले से ही मैंने एक वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एडवर्ब सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर मौजूद वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इस तरह से भी एडवर्ब की डेफिनेशन हो सकती है कि एडवर्ब सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर मौजूद वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ इजाफा करे। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि जो एडवर्ब है इसका नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। एडवर्ब या तो वर्ब के मीनिंग को चेंज करेगा या उसमें इजाफा करेगा, या एडजेक्टिव के मीनिंग को चेंज करेगा या उसमें इजाफा करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को चेंज करेगा या उसमें इजाफा करेगा। एक और बात स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लें कि कुछ एडवर्ब्स के एंड पर LY ये लेटर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्विकली, स्लोली, इंस्टेंटली, सडनली, क्लियरली। इन वर्ड्स के एंड पर LY ये लेटर्स आ रहे हैं तो ये वर्ड्स सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का काम करेंगे। इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके एंड पर LY नहीं आता लेकिन फिर भी वो एडवर्ब का काम करते हैं। तो एडवर्ब का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से हम सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, अब इसके बारे में समझते हैं। एक सेंटेंस के अंदर कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कब हो रहा है, कोई काम कहाँ पर हो रहा है, कोई काम क्यों हो रहा है, कोई काम किस हद तक हो रहा है, या कोई चीज़ कितनी मिकदार में है। स्टूडेंट्स, इन सवालों के जवाब एडवर्ब सेंटेंस के अंदर फ्राहम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाबर रन्स क्विकली। इस सेंटेंस के अंदर बाबर ये वर्ड एक नाउन है, रन्स वर्ड एक वर्ब है, और रन्स वर्ड को एक दूसरा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और वो वर्ड है क्विकली। बाबर तेज़ दौड़ता है, बाबर रन्स क्विकली। रन इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है, दौड़ना। बाबर तेज़ दौड़ता है। अगर हम सेंटेंस को इस तरह से लिखें, बाबर रन्स, बाबर दौड़ता है, तब भी ये सेंटेंस ठीक होगा। लेकिन बाबर कैसे दौड़ रहा है, बाबर किस मैनर में दौड़ रहा है, किस अंदाज में दौड़ रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर इस बात का जवाब दिया गया है क्विकली, तेज़ दौड़ रहा है। तो वर्ब के मीनिंग में जिस वर्ड ने इजाफा किया है वो है क्विकली, तो क्विकली वर्ड यहाँ पर एक एडवर्ब है। दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। ये आम बहुत मीठा है। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स मैंगो वर्ड एक नाउन है और नाउन के मीनिंग में एक वर्ड इजाफा कर रहा है, वो वर्ड है स्वीट। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो मैंगो इस वर्ड, इस नाउन के मीनिंग में स्वीट ये वर्ड इजाफा कर रहा है, तो स्वीट वर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। अब स्वीट वर्ड, इसके मीनिंग में भी कोई एक दूसरा वर्ड इजाफा कर रहा है, वो वर्ड है वेरी। तो वेरी वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है, क्योंकि वेरी वर्ड एक एडजेक्टिव स्वीट इस वर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यानी मैंगो कितना मीठा है, वेरी बहुत मीठा है। या आप कह सकते हैं कि किस हद तक मैंगो मीठा है, इस बात का जवाब इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड वेरी ने दिया है। यानी कि मैंगो बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है, तो वेरी वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, कबीर रीड्स क्वाइट क्लियरली। स्टूडेंट्स, क्वाइट वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल या काफ़ी। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी कबीर बिल्कुल वाज़ह तौर पर पढ़ता है, या कबीर काफ़ी वाज़ह पढ़ता है, रीड करता है। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को क्लियरली वर्ड नज़र आ रहा होगा। इस वर्ड के एंड पर LY ये दो लेटर्स आ रहे हैं, तो आप लोगों ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये एक एडवर्ब है। दूसरा, आप लोगों ने ये भी देख लिया कि इस सेंटेंस के अंदर कबीर वर्ड एक नाउन है और रीड्स वर्ड एक वर्ब है। कबीर रीड कर रहा है बहुत वाज़ह तौर पर, बहुत क्लियरली, तो इस सेंटेंस के अंदर क्लियरली वर्ड एक एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब क्लियरली के मीनिंग में एक और वर्ड इजाफा कर रहा है, वो वर्ड है क्वाइट। तो क्वाइट वर्ड भी यहाँ पर एक एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस इस बात का जवाब दे रहा है कि कोई चीज़ किस हद तक हो रही है या कोई चीज़ किस हद तक की जा रही है,
यानी इस सेंटेंस में कबीर किस हद तक क्लियरली रीडिंग कर रहा है, तो वो क्वाइट यानी काफ़ी हद तक क्लियर रीडिंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया कि एडवर्ब किस तरह से एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, फिर एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और फिर दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में एडवर्ब की 4 टाइप्स दी गई हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई काम कैसे हो रहा है, किस अंदाज से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इन एडवर्ब्स के एंड पर ज़्यादातर ly आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलता है। इस सेंटेंस के अंदर वॉक ये वर्ब है और इस वर्ब को एक दूसरा वर्ड स्लोली मॉडिफाई कर रहा है, तो स्लोली वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। और साथ ही साथ आपने पहचान लिया कि स्लोली इस वर्ड के एंड पर ly ये 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो स्लोली वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्टडीज़ वेल, वो अच्छे से पढ़ाई करता है। कैसे पढ़ाई करता है? अच्छे से। किस अंदाज से पढ़ाई करता है? अच्छे अंदाज से। तो इस सेंटेंस के अंदर वेल वर्ड एक एडवर्ब है। ही स्पीक्स लाउडली, वो ऊंचा बोलता है। ही स्पीक्स लाउडली इस सेंटेंस के अंदर लाउडली वर्ड ने स्पीक्स इस वर्ब को मॉडिफाई किया है, तो लाउडली वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। शी टॉक्स पोलाइटली विद हर फ्रेंड्स, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बड़े नरम लहजे में बात करती है। किस अंदाज में बात करती है? कैसे बात करती है? पोलाइटली, नरमी से। तो इस सेंटेंस के अंदर पोलाइटली वर्ड एक एडवर्ब है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि कोई काम सेंटेंस के अंदर कब हो रहा है। यानी कि सिंपल वे में अगर बात करें तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम सेंटेंस के अंदर वक़्त के बारे में बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट विल राइट हिज होमवर्क टुमारो, स्टूडेंट अपना काम लिखेगा। कब लिखेगा? कल। टुमारो कल लिखेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर टुमारो ये वर्ड एक एडवर्ब है। टुमारो इस एडवर्ब ने राइट वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई किया है, उसके मीनिंग में इजाफा किया है। शी लेफ्ट द होम अर्ली, वो जल्दी घर से चली गई या उसने घर जल्दी छोड़ दिया। घर कब छोड़ा? जल्दी छोड़ दिया। तो लेफ्ट इस वर्ब के मीनिंग को अर्ली इस वर्ड ने मॉडिफाई किया है, वर्ब के मीनिंग में इस वर्ड ने इजाफा किया है, तो अर्ली वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। वी मेट यस्टरडे, हम कल मिले थे। मेट इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है और यस्टरडे इस वर्ड ने मेट इस वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया है और साथ ही साथ मेट इस वर्ब को मॉडिफाई किया है। तो यस्टरडे वर्ड साथ ही साथ टाइम भी बता रहा है कि मिले थे। कब मिले थे? कल मिले थे, यस्टरडे। तो यस्टरडे इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। द मूवी विल रिलीज सून, मूवी जल्द ही रिलीज़ हो जाएगी। रिलीज़ इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है और इस वर्ब के मीनिंग में सून ये वर्ड इजाफा कर रहा है, तो सून वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। और साथ ही साथ वक़्त का पता चल रहा है कि जल्द ही मुस्तकबिल में जो मूवी है वो रिलीज़ होगी। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, लें जी लेक्चर में कौवा भी अपनी अटेंडेंस लगवा गया है। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के अंदर उस जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा होता है या फिर उस जगह पे एक्शन होने वाला होता है या उस जगह पर एक्शन हो गया होता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये बताती हैं कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है। प्लेस के बारे में बताएंगी ये एडवर्ब्स और वेयर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वॉकिंग आउटसाइड, वो बाहर वॉक कर रहा है, बाहर चल रहा है। वॉक कहाँ हो रही है? बाहर, आउटसाइड। तो आउटसाइड वर्ड इस सेंटेंस के अंदर क्या है? एक एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज़ सिट हेयर, बराए मेहरबानी यहाँ बैठ जाएं। कहाँ बैठ जाएं? हेयर, यहाँ। तो सिट सेंटेंस के अंदर एक वर्ब है और इस वर्ब के मीनिंग में हेयर इस वर्ड ने इजाफा किया है, तो हेयर वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है। दे सर्च द कीज़ एवरीवेयर, उन्होंने चाबियों को हर जगह तलाश किया। तो इस सेंटेंस के अंदर एवरीवेयर ये वर्ड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही फाउंडेड हिज पेन नोवेयर, उसे अपना कलम, उसे अपना पेन कहीं भी नहीं मिला। इस सेंटेंस के अंदर नोवेयर एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री।
एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब्स इस बात का आंसर देते हैं कि कोई काम किस हद तक हो रहा है, उस काम की शिद्दत क्या है, इंटेंसिटी क्या है, या वो काम कितना ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो कितना ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो वेरी वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द वाटर इज़ टू हॉट, पानी बहुत गर्म है। कितना गर्म है पानी, बहुत गर्म है। तो इस सेंटेंस के अंदर टू वर्ड एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द स्टूडेंट इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तालब इल्म इम्तहान के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सेंटेंस के अंदर प्रिपेयर्ड ये वर्ब है और ये बताया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि स्टूडेंट किस हद तक या कितना ज़्यादा एग्जामिनेशन के लिए, इम्तहान के लिए तैयारी कर चुका है। तो इस बात का आंसर देने के लिए फुली वर्ड का यूज़ किया गया है कि पूरी तरह से स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, इम्तहान के लिए तैयारी कर चुका है। तो फुली वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही इज़ लिटल टायर्ड, वो थोड़ा सा थका हुआ है। किस हद तक थका हुआ है, बस थोड़ा सा। तो इस सेंटेंस के अंदर टायर्ड वर्ड एक वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई किया है एक वर्ड लिटल ने। तो लिटल वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स की और भी टाइप्स हैं काफ़ी सारी। आप लोगों की बुक में सिर्फ 4 टाइप्स दी गई हैं, इसलिए हम लोग इस वीडियो में 4 टाइप्स ही पढ़ेंगे। बाकी टाइप्स को फिर कभी पढ़ेंगे किसी दूसरी वीडियो में, जब स्पेशल वीडियो मैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पर बनाऊंगा। अब पढ़ते हैं छठे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि है प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच बड़ा कंफ्यूजिंग है और इंग्लिश सब्जेक्ट या इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड कोई भी पेपर हो, प्रेपोजिशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह। प्रेपोजिशन का क्या मतलब है? अगर हम लोग प्रेपोजिशन इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें 2 पार्ट्स में, प्री पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है जगह। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेपोजिशन ये वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। प्रेपोजिशंस ये वर्ड्स नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले यूज़ किए जाएंगे, इनकी जगह नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है ज़्यादातर। और जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ ये प्रेपोजिशंस यूज़ हुए हैं, उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस बात का ये आंसर देते हैं प्रेपोजिशंस। या सिंपल वे में आप ये कह लें कि सेंटेंस के अंदर मौजूद नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि जिस पर्सन या जिस चीज़ को प्रेपोजिशंस ज़ाहिर करते हैं, उन पर्सन या उन थिंग्स का सेंटेंस में मौजूद दूसरे वर्ड्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। इस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड एक प्रेपोजिशन है। इस इन प्रेपोजिशन ने 2 चीज़ों काउ और फील्ड के दरमियान रिलेशन को जाहिर किया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है काउ ये वर्ड भी नाउन है और फील्ड ये भी नाउन है। तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन के साथ जोड़ दिया है और साथ ही साथ नाउन की पोजीशन भी बताई है। यानी ये बताया है कि काउ कहाँ पर है, खेत में है। तो खेत और गाय, इन 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए, इन 2 वर्ड्स का आपस में रिलेशन, ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड्स फॉन्ड और टी, इनके दरमियान कनेक्शन ज़ाहिर करने के लिए, रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए, इन 2 वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। आपको पता है स्टूडेंट्स, फॉन्ड वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव है और टी वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है। तो एडजेक्टिव और नाउन, इन 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, बिल्ली ने कुर्सी से छलांग लगा दी या बिल्ली ने कुर्सी से छलांग लगाई। इस सेंटेंस के अंदर ऑफ वर्ड एक प्रेपोजिशन है, जम्प्ड वर्ड एक वर्ब है और चेयर वर्ड एक नाउन है। तो एक वर्ब और एक नाउन, यानी वर्ब जम्प्ड और नाउन चेयर, इनके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए ऑफ वर्ड का यूज़ किया गया है। बिल्ली कहाँ से कूदी, चेयर से। बिल्ली ने कहाँ से छलांग लगाई, चेयर से। तो नाउन और वर्ब या फिर वर्ब और नाउन, इन 2 वर्ड्स के दरमियान कनेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए, रिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए, इन 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। अब स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग अपने जहन में रखना, जो वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आएगा ना, वो वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा।
यानी कि पहले सेंटेंस में जो नाउन है ना फील्ड, वो प्रेपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। एक प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो प्रेपोजिशन है ये एंड पे यूज़ की जाती है। वो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस वाले सेंटेंसेस हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में भी। व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। और हु, हुम, हुज, विच, डैट, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस में कुछ वर्ड्स आपस में सेम है, मिलते जुलते हैं। तो इस बात का आप फ़र्क याद रख लो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और फ़िक्रे के शुरू में यूज़ किए जाएंगे, जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस ये सेंटेंस के दरमियान में यूज़ किए जाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें रिलेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है और प्रेपोजिशन एंड पर, फ़िक्रे के एंड पर यूज़ की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेयर इज़ द वॉच डैट यू आस्क्ड फॉर, ये वो घड़ी है जिसके बारे में तुमने पूछा था। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स डैट वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन है और फॉर वर्ड एक प्रेपोजिशन है। सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ करने की वजह से प्रेपोजिशन फॉर एंड पर इस्तेमाल की गई है। दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, डैट इज़ द बॉय whom आई वाज स्पीकिंग ऑफ। इस सेंटेंस के अंदर whom वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन है, डैट वर्ड एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ऑफ इस सेंटेंस के अंदर एक प्रेपोजिशन है जिसे एंड पर यूज़ किया गया है। विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, इस सेंटेंस के अंदर विच वर्ड एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ऑन वर्ड एक प्रेपोजिशन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच की वजह से प्रेपोजिशन ऑन को एंड पर यूज़ किया गया है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इस सेंटेंस के अंदर व्हाट वर्ड एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ऑफ वर्ड एक प्रेपोजिशन है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस चीज़ की तरफ देख रहे हो। इस सेंटेंस के अंदर भी व्हाट वर्ड एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और एट वर्ड एक प्रेपोजिशन है जिसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट की वजह से फ़िक्रे के एंड पर यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रेपोजिशंस किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में मौजूद किसी दूसरे वर्ड के साथ या किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ जोड़ती हैं। ये बात भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब कुछ केसेस में कुछ वर्ड्स प्रेपोजिशंस का काम कर रहे होते हैं और वही वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस में एडवर्ब्स का काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे ऑल वेंट इन, वो सब अंदर चले गए, किसी घर के अंदर चले गए या किसी गाड़ी के अंदर चले गए या किसी रूम के अंदर चले गए। इस सेंटेंस के अंदर ये नहीं बताया गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को इस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड एक प्रेपोजिशन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इन वर्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया और इन वर्ड वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पर इन वर्ड एक एडवर्ब है। अब दूसरी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, दे ऑल वेंट इन द रूम। इस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड एक प्रेपोजिशन है क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है। इस सेंटेंस में इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रूम और रूम वर्ड इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है। जो वर्ड्स प्रेपोजिशंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अगर उनका ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लोग अंदाज़ा लगा लेना कि वो वर्ड्स प्रेपोजिशंस हैं। और अगर प्रेपोजिशंस को ज़ाहिर करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया तो प्रेपोजिशन को ज़ाहिर करने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स का काम करेंगे। स्टूडेंट्स आपने कभी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करके प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना। आपने प्रॉपर प्रेपोजिशन के यूज़ को पढ़ना है कि कौन सा प्रेपोजिशन किस सेंटेंस में किस वर्ड के साथ यूज़ होगा। इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू, एट्सेट्रा, ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। इन प्रेपोजिशंस के रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस को अब हम समझ लेते हैं। जो इन वर्ड है स्टूडेंट्स ये बताता है कि कोई चीज़ किसी बाउंड्री के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ इन द बॉक्स, जो किताब है वो बॉक्स की बाउंड्री के अंदर है। तो इस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड एक प्रेपोजिशन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। इस सेंटेंस के अंदर ऑन वर्ड एक प्रेपोजिशन है। ऑन वर्ड ये प्रेपोजिशन ये बताती है कि कोई चीज़ किसी सरफेस के साथ फिज़िकली टच हो रही है। जैसे कि जो बुक है वो टेबल की सरफेस के साथ टच हो रही है, इसलिए हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। द स्कूल विल बी क्लोज्ड एट 2 PM,
इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स एट वर्ड एक प्रेपोजिशन है। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए और किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ही इज़ सिट बाय द विंडो, वो खिड़की के पास बैठा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स जो बाय वर्ड है ये एक प्रेपोजिशन है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पैसिव वॉइस में भी बाय वर्ड का यूज़ किया होगा, तो कोई काम किसने किया ये बताने के लिए भी बाय वर्ड का यूज़ किया जाता है। और जो एग्जांपल हमने अभी पढ़ी है ही सिट बाय द विंडो, इसमें यह बताया गया है कि कोई लड़का विंडो के पास बैठा हुआ है, खिड़की के पास बैठा हुआ है। तो कोई शख्स या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के करीब हो तब भी हम लोग बाय प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही विल गो टू मार्केट विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ मार्केट जाएगा। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स विद वर्ड एक प्रेपोजिशन है। विद प्रेपोजिशन ये ज़ाहिर करती है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ है, और विद प्रेपोजिशन इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और मैनर या स्टाइल को सेंटेंस के अंदर बताने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। द कैट इज़ अंडर द बेड, बिल्ली बेड के नीचे है। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स अंडर वर्ड एक प्रेपोजिशन है। अंडर प्रेपोजिशन किसी चीज़ की लोअर पोजीशन को बताने के लिए या फिर किसी चीज़ पर कंट्रोल को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस, परिंदे घर के ऊपर से उड़े। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ओवर वर्ड एक प्रेपोजिशन है। हायर पोजीशंस के बारे में बताने के लिए, क्वांटिटी या अमाउंट को बताने के लिए, या किसी चीज़ पर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल दिखाने के लिए ओवर प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सीक्रेट बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान ये एक राज है। अब स्टूडेंट्स बिटवीन प्रेपोजिशन का तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान हो। ही इज़ पॉपुलर अमंग द पीपल, वो लोगों के दरमियान मशहूर है। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स अमंग वर्ड एक प्रेपोजिशन है। जब दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हो तो तब हम लोग स्टूडेंट्स अमंग प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। या ऐसे समझ लें स्टूडेंट्स, अमंग प्रेपोजिशन का तब यूज़ किया जाता है जब दो से ज़्यादा लोगों की या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाए। दे पास्ड थ्रू अ जंगल, वो एक जंगल में से गुज़रे। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स थ्रू वर्ड एक प्रेपोजिशन है। थ्रू वर्ड मूवमेंट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ ने एक साइड से मूवमेंट शुरू की, एक साइड से हरकत करना शुरू की, और हरकत करते 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 वो चीज़ दूसरी जानब दूसरी साइड पर चली गई। ड्यूरेशन और प्रोसेस वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए भी थ्रू प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के यूज़ के बारे में डिटेल से अलग एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स सातवें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड डैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपने रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस के कंसेप्ट को अपने जहन में रखकर कुछ एग्जांपल्स को समझना है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस ये वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजंक्शन प्रेपोजिशन से, रिलेटिव एडवर्ब्स से और रिलेटिव प्रोनाउंस से अलग चीज़ है, अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपने कंजंक्शन का फ़र्क याद रखना है बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए। रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। प्रेपोजिशंस जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। और जो वर्ड्स कंजंक्शंस के तौर पर यूज़ होते हैं आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ द हाउस डैट जैक बिल्ट। इस सेंटेंस के अंदर डैट वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। इस सेंटेंस के अंदर वेयर वर्ड एक रिलेटिव एडवर्ब है। द प्राइज मनी वॉज शेयर्ड अमंग द टीम। इस सेंटेंस के अंदर अमंग वर्ड एक प्रेपोजिशन है। अब स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल पे फोकस करना। अली एंड फुरकान आर गुड बाउलर्स। अली और फुरकान अच्छे बाउलर्स हैं। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स अली और फुरकान
इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड वर्ड का यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो एंड वर्ड है ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शंस का स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट है कि ये सिर्फ सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को जोड़ने के अलावा कंजंक्शंस का कोई ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन जो प्रेपोजिशंस होती हैं उनका नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट होता है। और एडवर्ब्स में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग को चेंज कर दें, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर दें, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस नाउन के बारे में ही इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कंजंक्शंस की 3 टाइप्स दी गई हैं। पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरी टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और तीसरी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए और ज़्यादातर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में 7 वर्ड्स शामिल हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन वर्ड्स को याद करने के लिए स्टूडेंट्स आप एक टर्म याद कर लें, फैन बॉयज़। एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ही लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। उसे चाय और कॉफ़ी पसंद है। इस सेंटेंस के अंदर टी और कॉफ़ी इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लासेस मतलब ऐसी क्लासेस जो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखती हों। बर्ड्स फ्लाई ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर हम सेंटेंस का इतना पार्ट भी लिख दें बर्ड्स फ्लाई, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस बना देगी। इसी तरह से फ़िश स्विम, अगर इसको भी हम, इस पार्ट को भी हम अलग करके लिख दें तो सेंटेंस का ये पार्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लास भी एक कंप्लीट सेंटेंस बना देगी। तो इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को किस कंजंक्शन ने जोड़ा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड ने। परिंदे उड़ते हैं और मछलियाँ तैरती हैं। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। इस सेंटेंस के अंदर भी स्टूडेंट्स दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। आपकी बुक में स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मेंशन की गई है, आई वांट टू गो टू द पार्टी बट आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हैं और इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। अब स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस की दूसरी टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस स्टूडेंट्स एक इंडिपेंडेंट क्लास को और एक डिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऐसी क्लास जो कि कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखती हो। और डिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या हुआ फिर? ऐसी क्लास जो कि कंप्लीट सेंटेंस बनाने की सलाहियत ना रखती हो। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब आज़ादाना क्लास और डिपेंडेंट क्लास का मतलब ऐसी क्लास जो आज़ाद ना हो बल्कि वो अपना मतलब पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करे। इंडिपेंडेंट क्लास को अपना मतलब पूरा करने के लिए, अपना मतलब ज़ाहिर करने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए डिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, जबकि डिपेंडेंट क्लास को अपना मतलब पूरा करने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करना पड़ता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो ये फ़र्क स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ यूज़ होंगे और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ यूज़ होंगे। काज, टाइम, कंडीशन या कंट्रास्ट क्लासेस के दरमियान इस तरह के रिलेशनशिप्स को ज़ाहिर करने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है। कुछ कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं स्टूडेंट्स। बिकॉज, इफ़, डैट, दो, आल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, वाइल। एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, आल्दो इट वाज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आल्दो इट वाज रेनिंग ये एक डिपेंडेंट क्लास है और दे वेंट फॉर अ वॉक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आल्दो इट वाज रेनिंग ये क्लास अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकती। इसे अपना मतलब पूरा करने के लिए, इस डिपेंडेंट क्लास को अपना मतलब ज़ाहिर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास दे वेंट फॉर अ वॉक इस पर डिपेंड करना पड़ रहा है। और दे वेंट फॉर अ वॉक सेंटेंस का ये पार्ट एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है।
और एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ने के लिए आल्दो इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, ये बात भी आप अपने जहन में रखें कि डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है जो डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो हमेशा किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगी। डिपेंडेंट क्लास को शुरू में भी लिखा जा सकता है इंडिपेंडेंट क्लास से पहले, या फिर इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लिखा जा सकता है और डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के बाद लिखा जा सकता है। अगर तो डिपेंडेंट क्लास पहले आ जाती है तो इंडिपेंडेंट क्लास के शुरू होने से पहले कोमा लगाया जाएगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ जाती है तो डिपेंडेंट क्लास से पहले कोमा नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ही कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल। वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। बिकॉज ही इज़ इल सेंटेंस के इस पार्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं। फिर सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, बिकॉज ही इज़ इल ही कैन नॉट कम टू स्कूल। तो जो क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज के साथ शुरू हो रही है वो डिपेंडेंट क्लास है, और ही कैन नॉट कम टू स्कूल ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस की तीसरी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू ईच अदर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस स्टूडेंट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं या फिर उन वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका मीनिंग और स्ट्रक्चर मिलता जुलता हो। आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो और वेदर और, ये कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कोरिलेटिव कंजंक्शंस को ध्यान से याद करना है। इन पेयर्स को ध्यान से आपने याद करना है कि आइदर वर्ड के साथ हमेशा सेंटेंस में दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन और ही होगा, और नीदर इस वर्ड के साथ इस कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉर ही होगा। इसी तरह से बोथ के साथ सेंटेंस में दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड होगा, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा। हम बोथ के साथ नॉट ओनली का यूज़ नहीं कर सकते और बट आल्सो के साथ एंड का यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें स्टूडेंट्स। आइदर यू कैन गो टू द कंसर्ट और स्टे होम। या तो तुम कंसर्ट में जा सकते हो या घर पर रह सकते हो। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आइदर और ये दो वर्ड्स कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब अगर आप फोकस करो तो यू कैन गो टू द कंसर्ट सेंटेंस का ये पार्ट एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, और यू कैन स्टे होम ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है अगर हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बिना इन सेंटेंसेस को लिख दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस ने आपस में जोड़ा हुआ है। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स। नॉट ओनली ही प्लेस क्रिकेट बट आल्सो ही प्लेस फुटबॉल। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स नॉट ओनली और बट आल्सो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर की फॉर्म में यूज़ होते हैं। ये बात स्टूडेंट्स ज़रा नोट कर लें कि क्लॉज और क्लास ये वर्ड दोनों तरह से बोला जा सकता है। जो क्लॉज है ये ब्रिटिश इंग्लिश की प्रोनंसिएशन है, और जो क्लास है वो अमेरिकन इंग्लिश की प्रोनंसिएशन है। क्लास वर्ड बोलने में आसान लगता है, इसलिए मैंने क्लॉज बोलने की बजाय क्लास इस प्रोनंसिएशन का यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी क्लॉज के बारे में बताना हो तो आप कोशिश करना कि आप क्लॉज वर्ड ही बोलो, क्लास वर्ड ना बोलो, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग 8वां पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं। 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों, उन्हें इंटरजेक्शंस कहा जाता है। यानी इंसानों के जज्बात, इंसानों के एहसासात के बारे में सेंटेंस के अंदर बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। इंटरजेक्शंस को पहचानने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि इन वर्ड्स के बाद, इंटरजेक्शंस के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम इस वर्ड के बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ किया जाता है, तो क्या अस्सलाम वालेकुम ये भी खुशी गमी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि सलाम दुआ लेने के लिए भी, सलाम दुआ करने के लिए भी, ग्रीटिंग्स करने के लिए भी जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो आप ये पहचान लेना
के एक्सक्लेमेटरी मार्क जिन वर्ड्स के बाद आ रहा है, क्या वो वाकई खुशी गमी का इजहार कर रहे हैं, दुख तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं, हैरत का इजहार कर रहे हैं कि नहीं। अगर जो वर्ड्स हैं वो खुशी गमी हैरत दुख तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं और उनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है, तो आपने समझ जाना है यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलाज, हुर्रे, हुर्रा, ऊप्स, हे, हेलो, आउच, ओ, वाओ। इन वर्ड्स में स्टूडेंट्स हे और हेलो वर्ड्स ये किसी की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए या किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बाकी जो वर्ड्स हैं ये ह्यूमन इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये बात भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है कि इंटरजेक्शंस को यूज़ करने के बाद जो सेंटेंस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स जो वाओ वर्ड है ये हैरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ओ वर्ड है ये हैरत का इजहार करने के लिए या दुख का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आउच वर्ड है ये दर्द तकलीफ़ का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ऊप्स वर्ड है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी से कोई गलती हो जाए और वो शख्स अपनी गलती मान ले। जो अलास वर्ड है ये गम का इजहार करने के लिए, दुख का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो हुर्रे और हुर्रा ये वर्ड्स हैं ये खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लें स्टूडेंट्स। वाओ ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अलास आवर क्रिकेट टीम हैज़ लॉस्ट द मैच। हुर्रे आवर क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। तो स्टूडेंट्स ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी और आप स्टूडेंट्स इस काबिल हो चुके होंगे अब तक के बोर्ड में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड MCQs आ जाएं तो आप लोग सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह और सही आंसर टिक करोगे। और अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं आई तो वो दोबारा से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड दोनों लेक्चर्स को सुन ले और पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं इनकी प्रैक्टिस करें। कॉपी रजिस्टर पर बार बार जब आप लोग स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस को लिखोगे तो मज़ीद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। और अब लेक्चर ख़त्म हो गया है। अगर किसी ने आइसक्रीम खानी है तो आ जाए, क्योंकि आइसक्रीम वाला आ चुका है। अपनी जेब से पैसे देख के आइसक्रीम ख़रीद के खा लेना स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते रहो। और अब अगर किसी स्टूडेंट का क्लैपिंग करने का दिल कर रहा है तो वो क्लैपिंग कर सकता है।